हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नई कहानी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता की पूर्व संध्या का हिंदी साहित्य जगत। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य में आरंभिक परिवर्तनों के संकेतों के रूप में उभरने लगा, जिसमें 1936 से 40 में एक तरफ तो मार्क्सवाद के द्वारा प्रतिपादित मनुष्य की सामाजिक आर्थिक नियति का विवरण था, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रॉइड की अचेतन मन गहराइयों, कुंठाओं तथा ग्रंथियों का नवीन परिचय था, जिसने ज्ञान के नए क्षितिज का विस्तार करते हुए प्रेमचंद युगीन आत्मवाद, आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से मोहभंग का कारण और आधार प्रदान किया। इस वैचारिक क्रांति ने हिंदी के साहित्य जगत को प्रतिबद्ध तथा स्वतंत्र दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक भाग 20वीं शताब्दी में मार्क्स के सम्मोहन से कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देशों से दुनिया के यथार्थ को बदलने का स्वप्न देख रहा था, तो वहीं दूसरा भाग फ्रॉइड के प्रभाव स्वरूप मनुष्य की विचारधारा को स्वतंत्र रूप से अनुभव की भट्टी में डालकर यथार्थ के रचनात्मक धरातल पर नई कहानी के रूप में अपनी रचना और विचारधारा से नया अर्थ तथा परिणति प्रदान कर रहा था। इस नए बोध में भावुकता तथा रोमानियत के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। इसे प्रेमचंद की पूस की रात तथा कफन जैसी कहानियों की पूर्व परंपरा की विरासत के रूप में भी जाना जाता है। नई कहानी के रचना विधान में परिवर्तन को आधार मानते हुए नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को पहली नई कहानी मानते हुए नई कहानी का आरंभ माना है, क्योंकि इसमें नएपन का वह बोध था जिसका रचना विधान अन्य से अलग था। 1956 में कहानी पत्रिका के विशेषांक के आधार पर इस समय की कहानियों को नई कहानी के समग्र विकसित रूप में देखा गया। इसके बाद 1950 से 1965 तक का 1.5 दशक नई कहानी का प्रथम दौर माना गया, जिसका सूत्रपात स्वाधीनता पूर्व चौथे दशक में हो चुका था और स्वाधीनता के बाद की परिस्थितियों ने इसमें परिवर्तन, बोधगत बदलाव, नवीन शिल्प तथा वस्तु विधान और संवेदना को विकसित किया, जिसे नए के रूप में परिभाषित करते हुए एक आंदोलन का नाम भी दिया गया। नई कहानी कालवाची विशेषण न होकर जीवन के लिए नए दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाला तथ्य है, जो आधुनिक चेतना का पर्यायवाची माना जाता है।
जो कि एक दृष्टिकोण, एक मूल्य बोध तथा चेतना के एक विशेष स्तर का घोतक है। नई कहानी में रचनाकार का आधुनिकता बोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क सम्मत मूल्य चेतना का आग्रह तथा अनुभूति की प्रामाणिकता है, जो जिए हुए भोगे हुए यथार्थ को सत्य की कसौटी पर तोलकर उसे प्रतिष्ठा देकर अभिव्यक्त करना चाहता है। नई कहानी पर अक्सर स्वीकृत मान्यताओं, निर्धारित आस्थाओं तथा सनातनी परंपराओं को भंग करने का आरोप लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण प्रचलित और परिपाटीबद्ध जीवन पद्धतियों की घुटन और छटपटाहट थी, जो कि बदली हुई परिस्थितियों में नए भावबोध के संदर्भ को ग्रहण करते हुए अप्रासंगिक होती चली गई तथा अब नए भावबोध में व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक भूमिकाओं को, अनुभव की प्रामाणिकता को जांचने तथा देखने का आग्रह होने लगा, जिसके कारण परिस्थितियां अतिवादिता की श्रेणी में आ गई। किंतु आवेगजन्य गुबार होता है जो उबलकर शीघ्र ही बैठ जाता है। किंतु राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर ने अंततः अनुभूति और विचार दृष्टि को पहचानकर उसे हिंदी कहानी में स्थान दिया, जिसके कारण यह हिंदी कहानी के 3 तिलंगे नाम से प्रसिद्ध हुए। राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर, कमलेश्वर की नई कहानी की भूमिका, मोहन राकेश का परिवेश, सुरेंद्र चौधरी कृत नई कहानी पाठ और प्रकृति, देवी शंकर अवस्थी कृत नई कहानी संदर्भ और प्रकृति तथा नामवर सिंह कृत नई कहानी नामक संदर्भ ग्रंथों को नई कहानी के एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद के वर्ष टूट फूट तथा मोहभंग के वर्ष थे, क्योंकि संघर्ष के उपरांत प्राप्त स्वाधीनता का स्वप्न यथार्थ के रूप में अपूर्ण तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ। स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान ही विदेशी सत्ता ने भारतीय लोगों के बीच फूट के बीज बोकर एकता को खंडित कर दिया, जो कि स्वाधीनता प्राप्ति तक अपने चरम तक पहुंच चुकी थी, जिसकी परिणति विभाजन के रूप में हुई। स्वार्थ और उद्देश्य, स्वहित तथा लाभ के चलते विशाल भारतीय जनसंख्या विभाजन की त्रासदी को झेलने को अभिशप्त हुई तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता का मोह पुनर्निर्मित आदर्शों से भंग हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा परिवर्तन मध्य वर्ग की संरचना के रूप में देखने को मिला। अधिकांश रचनाकार इसी वर्ग से आते हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विस्तार, आर्थिक साधनों तथा सत्ता के वितरण में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संरचना तथा ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन प्रकट होने लगे, जिसके कारण सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायों में पुराने मध्य वर्ग की साझेदारी कम होती गई तथा वह क्षेत्र से लगभग बेदखल होता चला गया, जिसे उसे अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगा, जिसने स्वतंत्रता के प्रति मध्य वर्ग के मोहभंग को उत्पन्न किया। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा स्थानांतरण के फलस्वरूप
सामाजिक गतिशीलता तथा विस्थापन ने संयुक्त परिवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिकरण तथा विस्थापन ने लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण महानगरीय संस्कृति का उदय हुआ। किंतु महानगर के अपरिचित परिवेश, असुरक्षा की भावना तथा बिरादरी के अंकुश न होने के एहसास ने व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व बोध की हानि, अकेलेपन तथा अजनबीपन जैसे तत्वों को बढ़ावा दिया, जो कि नई कहानी के रचनाकारों के प्रमुख विषय बने। नई कहानी की विषय वस्तु को अनेक रचनाकारों ने शहरी संवेदना, ग्रामीण संवेदना, मध्य वर्गीय संवेदना, अभिजात या निम्न वर्गीय संवेदना जैसी कथा कोटियों में बांटकर अपनी रचना का विषय बनाया। किंतु इस विभाजित व्यक्तिनिष्ठ तथा समाजनिष्ठ संवेदना की पृष्ठभूमि में व्यक्ति का एक सामाजिक आयाम था, जो समाज के एक वैयक्तिक छवि है, जो वस्तुतः अनुभूति की प्रामाणिकता तथा संवेदनागत शिल्पगत बदलाव सहित नई कहानी की व्यवहार्यक पहचान बना है। वास्तव में अपनी प्रामाणिकता का अर्जन कोई भी कहानी शिल्प के आधार पर ही करती है, जिसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत आदि रचनाकारों ने प्रयोग की व्यापकता को प्रदान किया। इन नई कहानी के रचनाकारों ने भावात्मकता, दृश्य विधान, वस्तु का परत दर परत उद्घाटन, नाटकीय संक्षेपण, सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि द्वारा विवरणों के जमघट से वस्तुगत यथार्थ का अनुभव, विचारों का भावात्मक समंजन आदि के माध्यम से कहानी के विधान को हर प्रकार के अनुभवों को समेटने का सामर्थ्य प्रदान किया। सीधे साधे तथा आदि मध्य अवसान वाले कथानकों से पत्र, डायरी, चेतना प्रवाह, आत्मावलोकन, सिन्हावलोकन, विहंगम दृष्टि तक के अनेक प्रयोगों ने कहानी के रचना तंत्र और युक्ति कोश को अत्यंत समृद्धशाली बनाया है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।